हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले एमसीक्यूज के बारे में। ये सभी सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं और सभी ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लैम्प इन अ हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, यानी ये आपसे पूछा गया है कि लैम्प हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, इसका रीजन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दिस वे दे रिक्वायर्स लेस करंट। जी नहीं, गलत है। इट वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन लिट। जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए, सीरीज में अगर सभी लैम्प को हम कनेक्ट कर दें तो उसका एक लॉस ये है कि अगर एक लैम्प भी आपका फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया, तो उस सिचुएशन में सारे लैम्प जो है आपके बंद हो जाते हैं, ग्लो होना बंद हो जाते हैं या फिर वो बुझ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हाउस होल्ड सर्किट के अंदर जितने भी लैम्प होते हैं उन सबको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर एक लैम्प ख़राब भी हो गया है तो बाकी सारे लैम्प आपकी लिट करते रहें। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में कनेक्ट करने से सबके लिए जो की होती है वो एक ही होती है। आप स्विच ऑन करोगे तो सारे ऑन हो जाएंगे और स्विच ऑफ करोगे तो सारे के सारे एक साथ ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है लैंप को हमेशा हाउस होल्ड सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो अदर बल्ब आपके जलते रहे, लिट करते रहें। इसके अलावा एक बल्ब अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें, सारे बंद करना चाहते हैं और एक जलाना चाहते हैं तो आप एक को भी चला सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द सर्किट गिवन बिलो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी ये आपको सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चलिए स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो वन है वो क्या है, व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड लैम्प ए एंड बी आर लिट। यानी यदि हम S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दें तो सिचुएशन में ए एंड बी दोनों ही लैंप आपके लिट होंगी। या व्हेन S1 ओपन एंड S2 क्लोज ए इज लिट एंड बी इज नॉट लिट। यानी ए लिट होगा लेकिन बी लिट नहीं होगा इफ हम क्या करें, S1 को तो ओपन कर दें और S2 आपका क्लोज कर दें। देखिए, अगर S1 आपने ओपन कर दिया तो सिचुएशन में सर्किट कंप्लीट आपका होगा नहीं, और सर्किट कंप्लीट अगर आपका नहीं होगा तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा और कोई सा भी बल्ब आपका ग्लो या लिट नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन इज विद S2 ओपन, यानी S2 आपका ओपन ही रहे और S1 क्लोज और S1 आपका क्लोज कर दिया जाए तो ए एंड बी आर लिट। जी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि अगर आपने इसको क्लोज किया और इसको ओपन भी रहने दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आएगी और यहाँ से चलते हुए इन दोनों बल्ब के अंदर चली जाएगी, पास हो जाएगी, जिस वजह से बल्ब ए एंड बी दोनों ही आपके लिट हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। यानी 3 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहीं का करंट हम इस्तेमाल करते हैं, वहीं का रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको 3 ओम के अक्रॉस निकालना है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो आप 3 ओम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है करंट आप कौन सा इस्तेमाल करें। तो देखिए, ये सारे के सारे आपके सीरीज में है और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट चलेगा वो करंट ही आपका 2 ओम के अंदर फ्लो होगा, वो करंट ही आपका 3 ओम के अंदर फ्लो होगा और वो करंट ही आपका 1 ओम के अंदर फ्लो होगा। यानी ओवरऑल सर्किट के अंदर जो करंट होगा वही हर एक रेजिस्टेंस के अंदर रहने वाला है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ओवरऑल सर्किट का जो करंट है वो आपको निकालना है, उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और वोल्टेज निकाल लेंगे। देखिए, अब यहाँ देखिए 2 ओम 3 ओम एंड 1 ओम तीनों के तीनों आपके सीरीज में हैं
और जब ये सीरीज में होंगे तो उस सिचुएशन में जो हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सबको सिंपली ऐड कर देते हैं। 2, 3 एंड 1 यानी 6 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 6, जबकि वी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2। तो सबसे पहले आप अगर आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन में आर, यानी 2 अपॉन में 6, 2 वन जा 2 और 2 3 जा 6, यानी वी की वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन में 3, यानी आई की वैल्यू, ठीक है सॉरी, आई की वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन में 3। अब यहाँ आई की वैल्यू 1/3 है क्योंकि यहाँ से जो करंट चलेगा वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, यानी आई की वैल्यू यहाँ 1/3 है और यही आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आपकी क्या है 1/3 और आर की वैल्यू आपकी क्या है 3। रीज़न क्योंकि आपको 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उस सिचुएशन में आप यहीं का करंट इस्तेमाल करेंगे, यहीं का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या रहेगा 1 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी एंड 3 लैंप आर कनेक्टेड एज शोन, यानी एक बैटरी आपको दी गई है और 3 लैंप आपको दिए गए हैं वाई जेड एंड एक्स, ठीक है, और ये आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से इनको कनेक्ट किया गया है। अब पूछा क्या गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एट एक्स वाई जेड इज करेक्ट, यानी करंट के बारे में ये सारे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द करंट एट जेड इज ग्रेटर देन डेट एट वाई, यानी जेड पे जो करंट है वो वाई की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, रीज़न क्या है, क्योंकि जेड के साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है और रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ करंट की वैल्यू कम रहती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, द करंट एट वाई इज ग्रेटर देन डेट एट जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। इसके अलावा और भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए द करंट एट एक्स इज इक्वल टू द करंट एट वाई, ठीक है, ये भी ऑप्शन से ही नहीं माना जा सकता क्योंकि वाई और एक्स में भी हो सकता है अलग अलग उनका रेजिस्टेंस रहा हो। तो द करंट एट एक्स इज इक्वल टू द जेड, ये भी आपका रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए V1, V2, V3 are the potential difference across the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors in the following diagram and the current 5 एम्पियर, और करंट आपको क्या दिया गया है 5 एम्पियर करंट आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको ये दिए गए हैं। अब आपको V1, V2 एंड V3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए V1 आपका यहाँ है और V इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर, यानी यदि आप यहाँ निकालना चाहते हैं तो यहीं का करंट इस्तेमाल करेंगे, यहीं का रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसका मतलब V1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, V2 की वैल्यू 10 हो जाएगी और V3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपको एक फिगर दिया गया है और फिगर के अंदर 3 रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं, 6 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इनको सोल्व करते हैं, इनका एक बनाते हैं, उसके बाद जो इनका सोल्व करने के बाद एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 6 ओम के सीरीज में होगा और तब आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, तो 1/6 प्लस में 1/2, दोनों का एलसीएम क्या रहेगा 6, तो 1 प्लस में 3 और इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 6/4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी ये 1.5 आएगा और 1.5 में आपको 6 ऐड कर देना है, इसका मतलब 7.5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इफ टू रजिस्टर्स ऑफ 25 एंड 15 ओम आर जॉइन टुगेदर इन सीरीज, यानी दो रजिस्टर हैं
एक 25 ओम का है और दूसरा आपका 15 ओम का है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एंड देन प्लेस्ड इन पैरेलल, और उसके बाद उनको पैरेलल में प्लेस किया गया है, और किसके 40 ओम के साथ, यानी ये 25 है और ये 15 है, और यहाँ पर आपने कनेक्ट किसके पैरेलल में किया है, 40 के। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना है, क्योंकि 25 और 15 एक दूसरे के सीरीज में, ये 40 रहेगा और ये फिर दूसरा है 40, यानी यहाँ 40 बन जाएगा और ये दूसरा 40 एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे। जब आप इनको पैरेलल के हिसाब से निकालेंगे तो सिचुएशन में आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If this arrangement of three registers was to be replaced by a single register, it should be, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा, यानी थ्री रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इन थ्री रजिस्टर्स की जगह आप एक रजिस्टर्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपको कितने ओम का रजिस्टर्स लगाना होगा, यानी जो इतना ही इफेक्ट दिखा सके जितना इफेक्ट इन तीनों के द्वारा दिखाया गया है, आपको एक ऐसा ही रेजिस्टेंस लगाना है जो उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको दिखा सके। मतलब कुल मिलाकर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पूछा गया है। तो सबसे पहले 6 और 6 ओम जो पैरेलल में है उनका हम निकालेंगे। आप जिस 6 ओम और 6 ओम को सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन में इनका आंसर 3 ओम आएगा। उसके बाद ये 3 और ये 6 एक दूसरे के सीरीज में रहेंगे, दोनों को ऐड करोगे 6 और 3 9, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी, ये आपको रेजिस्टेंस निकालना। देखो दिया क्या क्या है, एक तो लेंथ आपको दी गई है, एक एरिया आपको दिया गया है और एक रजिस्टिविटी आपको दी गई है। यानी आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, क्योंकि हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जो वैल्यू आपको दी गई है। एल दिया गया, ए दिया गया, रो दिया गया। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, देखिए देखते हैं। और ऊपर ये रखा जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और नीचे रहेगा 10⁻⁶ और माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस बिकम, यानी अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया में डायमीटर का स्क्वायर आता है, यानी अगर आप डायमीटर को 2 टाइम्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एरिया आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर एरिया आपका 4 टाइम्स होता है तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिमिलर नाइक्रोम वायर। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो नाइक्रोम होता है ये निकल क्रोमियम और मैग्नीज का एलॉय होता है, और इसका रेजिस्टेंस वायर कॉपर के रेजिस्टेंस का 60 टाइम्स होता है। यानी अगर कॉपर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो नाइक्रोम का वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 ओम होगा। अगर कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उस सिचुएशन में नाइक्रोम के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 120, मतलब आपको 60 टाइम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ्ड, यानी आप क्या करें, जो डायमीटर है उसको आपने हाफ कर दिया, तब रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायमीटर जो होता है वो एरिया में स्क्वायर आता है, यानी अगर आप हाफ करेंगे तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल 0.6 ओम मीटर द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो ये होता है सेमीकंडक्टर। देखिए
सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम जो एलिमेंट है उसकी रजिस्टिविटी 0.6 ओम मीटर होती है, जबकि सिलिकॉन की रजिस्टिविटी 2300 ओम इंटू मीटर होती है। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सिल्वर की रजिस्टिविटी 1.6 10 की पावर -8 इंटू मीटर ओम इंटू मीटर होती है। और सबसे ज़्यादा अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो एबोनाइट की पाई जाती है, जो कि 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 17 ओम इंटू मीटर पाई जाती है। तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी अगर एरिया को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा। तो एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यदि आप एरिया को डबल करेंगे तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज। तो देखिए रजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर, दूसरा मटेरियल पर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मटेरियल ही चेंज कर देंगे तब भी रजिस्टिविटी आपकी चेंज हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अलग अलग मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, और टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टिविटी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। घटाएंगे तो भी चेंज आपकी हो जाती है। टेम्परेचर जो है ये रजिस्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया of the cross section of a resistance wire is half, then its resistance becomes, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर हाफ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में देखने को मिले हैं। यदि